नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल क्या है? एक आम से लेकर एक खास तक, एक मिडिल क्लास से लेकर एक अपर क्लास तक, एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर एक बीपीएल तक। सवाल क्या है? आखिर अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग कब खत्म होगी? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जंग के खत्म होने की तारीख। बहुत ध्यान से आज का शो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इस शो को शेयर कीजिएगा। कहते हैं मिडिल ईस्ट का जंग अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है और 28 मार्च को युद्ध खत्म हो सकता है और सीजफायर का ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में पासा पलट चुका है। जो ट्रंप कल तक तेवर दिखा रहे थे, वो आज 9-2-11 होने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईरानी जवाबी हमले ने ऐसी तबाही मचाई है कि व्हाइट हाउस तक हिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में है। उनकी परेशानी साफ नजर आ रही है। खबरें गर्म है कि ट्रंप सीजफायर के लिए कल नहीं, आज और आज भी नहीं, अभी के मूड में हैं। किसी भी शर्त पर वो सीजफायर चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चर्चा है 28 मार्च को ट्रंप इसका औपचारिक ऐलान कर देंगे। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि अमेरिका को इसमें जीता हुआ दिखाया जाना चाहिए कि अमेरिका ने वॉर जीत लिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार रिपीट कर चुके हैं कि अमेरिका इस जंग को जीत चुका है और वो इस बात को 28 तारीख से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कौन फंसेगा? इन सब के बीच में फंसेगा इजराइल। अमेरिका खाड़ी से 9-2-11 तो हो जाएगा, लेकिन इजराइल के जख्मों का क्या? नेतन्याहू को लग रहा है कि ट्रंप ने अधजल गगरी छलकत जाए वाली गलती कर दी है। इजराइल इस अधूरे सीजफायर से बहुत नाराज और निराश है और डर में भी है। उसका मानना है कि लक्ष्यों को पूरा किए बिना रुकना खुद को नर्क में धकेलने जैसा है, क्योंकि तेहरान इजराइल की लड़ाई नहीं रुकने वाली है, यह अनुमान जताया जा रहा है। और जो तेहरान एक साथ अमेरिका, इजराइल के साथ साथ 12 देशों का मुकाबला कर सकता है, वो तेहरान इजराइल की क्या स्थिति करेगा, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए ट्रंप की यह जल्दबाजी मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी, इसके मुझे आसार तो बहुत नहीं दिख रहे हैं। हां, तेहरान जरूर मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनकर उभर सकता है और इजराइल की साख भी गिर सकती है और इजराइल की मुसीबत भी बढ़ सकती है। तो सीजफायर की कहानी से लेकर इजराइल के ऊपर मंडराते खतरे तक इस खबर की एबीसीडी समझेंगे और करेंगे इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। सुपर प्राइम टाइम में सबसे जानदार शो आपके सामने रखेंगे। इतिहास गवाह है, जंग जब अपनों की दहलीज तक आती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन हिल जाते हैं। मिडिल ईस्ट की आग ने अब अमेरिका के आंगन को झुलसाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कल तक हुंकार भर रहे थे, आज उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ट्रंप इस वक्त हाथ पांव फूलने वाली स्थिति में। प्रेशर इतना है कि वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप अब कल नहीं, आज और आज नहीं, अभी वाले मोड में है कि जंग खत्म करो, किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर। बस ये तबाही रुकनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। इसलिए खबर यह मिल रही है कि 28 मार्च तक इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। तारीख नोट कर लीजिए, 28 मार्च ये वो दिन हो सकता है जब ट्रंप अपनी हार, या यूं कहें कि शांति का सफेद झंडा लहराए, और वो भी इस शर्त के साथ कि वो इस जंग को जीत चुका है। अब आप कहेंगे कि मैं इतने श्योरिटी के साथ, मैं इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकता हूं? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो संकेत जिसमें अमेरिका के साथ सीजफायर की इस उम्मीद को जन्म दिया है। संकेत नंबर 1, अमेरिका की 15 सूत्रीय शांति योजना। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं ईरान के सामने। संकेत नंबर 2 यह है कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए नो
अटैक की पॉलिसी अपनाई और ईरान पर हमला नहीं किया, यानी बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। संकेत नंबर 3, मिडिल ईस्ट जंग के बीच मध्यस्थता की सक्रियता, और इस बात को ईरान ने भी कंफर्म किया है और अमेरिका ने भी कंफर्म किया। याद कीजिए, मैंने आपको लगभग एक हफ्ते पहले जानकारी दी थी कि बैक चैनल से अमेरिका यह कोशिश कर रहा है कि उसके सहयोगी देश जैसे कि कतर और यूएई और दुबई के माध्यम से किसी भी तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट की जाए और इस युद्ध में सीज फायर के हालात बनाए जाएं। ओमान और कतर जैसे देशों का संदेश वाहक की भूमिका के तौर पर आना इस खबर की भी पुष्टि करता है और इस बात की भी पुष्टि करता है कि अमेरिका सीज फायर चाहता है। संकेत नंबर 4, होर्मुज पर ईरान की ओर से तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। होर्मुज पर ईरान ने कई देशों के जहाजों को आने जाने के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें 5 देश शामिल हैं। संकेत नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक आर्थिक दबाव बढ़ गया था और जंग के कारण ऊर्जा बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत प्रेशर था, अमेरिका पर बहुत प्रेशर था, इंक्लूडिंग यूएस। अमेरिका के अंदर भी तेल की कीमतें बहुत नॉर्मल रेंज में नहीं चल रही थी। वहां के लोग ट्रंप से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए इस दबाव के बाद जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और एक और संकेत मैं ऐड ऑन कर देता हूं, जिस चाइना दौरे को डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया था, वो चीन का दौरा फिर से स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, तारीख तय कर दी गई है और अब ट्रंप चीन के दौरे पर मई महीने में जाने वाले हैं। अब ट्रंप की हालत उखल में सिर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना, लेकिन यहां तो मूसल नहीं, ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। लोग पूछ रहे हैं अमेरिका इतना मजबूर क्यों है? जवाब है ईरान की वो कार्रवाई जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिया और अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था। इजराइल ने भी नहीं बताया अमेरिका को, क्योंकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके एजेंट्स ईरान में बहुत सक्रिय हैं और ईरान को यह इल्म था कि इजराइल को यह इल्म था कि ईरान के पास बहुत जबरदस्त फायर पावर है। इसका जवाब अमेरिका नहीं दे पाएगा मिडिल ईस्ट में खास करके, और अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को दबा लेगा, लेकिन ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। एक और बात ध्यान देने वाली है कि इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को शनिवार के दिन ही हुई, और गौर कीजिए कि इस युद्ध पर 28 मार्च यानी कि शनिवार को ही युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें फंस कौन रहा है? इसमें फंस रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और फंस रहा है इजराइल। ट्रंप तो सीजफायर चाहते हैं, लेकिन हमला क्यों किया था? इजराइल के कहने पर किया था। तो क्या इजराइल अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए? नहीं हुए। ना तेहरान गिरा, ना ईरान का रेजिम चेंज हुआ, ना ईरान में हालात बदले, और ना ही ईरान झुकने को, सरेंडर करने को तैयार हुआ। इसके अलावा तो ईरान के अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स और बढ़ गए। एक तो अमेरिका ने नया ऑब्जेक्टिव तय किया कि खार्ग को कंट्रोल करेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो कम से कम खुलवा लें। अमेरिका छाती पीटता रह गया, पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाता रह गया, लेकिन कोई भी देश होर्मुज आने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हाथ में कुछ आया ही नहीं 26 दिन की लड़ाई के बाद, और अमेरिका यहां से 9-2-11 होने के फिराक में है, तो इजराइल की हालत आप सोच सकते हैं। अब इजराइल की स्थिति है मरता क्या ना करता वाली। इसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं, जल्दी से देखिए। पहली वजह तो सीजफायर होने से लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा अमेरिका और इजराइल। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो टारगेट भी अधूरा रह जाएगा। और ईरान के पास आज की तारीख में सीआईए ने कंफर्म किया है 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जो कि 10 से 12 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अब वजह नंबर 2, युद्ध रुकने से ईरान को अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित करने का मौका मिलेगा। ईरान को आर्थिक रूप से भी संभलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ईरानी तेल को 30 दिन की छूट दी हुई है अमेरिका ने कि आप तेल बेचिए, क्योंकि ऑयल मार्केट डिस्टेबलाइज हो गया है। वजह नंबर 3, इजराइल की ईरान पर भविष्य में हमला करने की क्षमता सीमित हो सकती है,
क्योंकि ईरान इस मिडिल ईस्ट में एक बड़े ताकत के तौर पर उभर सकता है। अब ईरान को कौन छुएगा? जब अमेरिका नहीं छुपाया तो और कौन सा देश जाके ईरान को बोलेगा कि तुम हमारी तरह चलोगे या मेरे जैसा काम करोगे? अब तो स्थिति यह है कि ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट को हड़काएगा बल्कि इजराइल को भी मारेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप तो मिडिल ईस्ट से 9-11 हो जाएंगे अपने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लेकर। पिसेगा कौन? पिसेंगे वो देश जो इस रीजन में मौजूद है, जो लोकेशन नहीं बदल सकते हैं, स्पेशली इजराइल और मिडिल ईस्ट के वो देश जो अमेरिका के दोस्त हैं। अब वजह नंबर 4 भी आप देख लिए। इजराइल युद्ध को ईरान के प्रॉक्सी गुटों को कुचलने के मौके के तौर पर देख रहा है, लेकिन सीजफायर होने से ईरान के प्रॉक्सी गुट बच जाएंगे। वजह नंबर 5, ईरान वास्तव में अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं नहीं छोड़ेगा। ट्रंप जल्दबाजी में समझौता कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट खाली कर सकते हैं। ट्रंप के इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी खुश नहीं। इजराइल डरा हुआ है। इजराइल का मानना है कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। बिना टारगेट अचीव किए सीजफायर करना इजराइल के लिए मौत का फंदा बन सकता है। इजराइल को लग रहा है कि उसे बीच राह में अकेला छोड़ दिया जाएगा जंग लड़ने के लिए। और इस जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है, सिर्फ जान माल का नहीं बल्कि अमेरिकी साख का भी, जो दशकों से इंटैक्ट था और अमेरिका को कोई भी मुल्क छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ईरान ने वो माइलस्टोन सेट कर दिया है, कल को किम जोंग उन भी अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। ट्रंप की गलतियों ने अमेरिका को उस गर्त में धकेल दिया है जहां से निकलना अमेरिका के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन साबित होगा। अब आपको समझाते हैं मिडिल ईस्ट जंग में ट्रंप की वो गलतियां जिसके कारण ट्रंप की हालत इतनी खराब हो गई, इतनी बेकार हो गई, इतनी बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए। आइए देखते हैं जंग में डोनाल्ड ट्रंप की 5 बड़ी गलती। कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज, विरोधाभासी संदेश। ट्रंप एक तरफ 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहे हैं। इसे हमला करो फिर रुको की नीति से भ्रम फैल रहा है। अत्यधिक मांगे, 15 सूत्रीय मांगे दी हैं। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म करने की शर्त रख दी गई है, जिसे ईरान ने असंभव बताया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल के साथ तालमेल की कमी, ट्रंप जल्दबाजी में सीजफायर चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से कुचले बगैर इस युद्ध को बंद करना ठीक नहीं होगा। और इस मतभेद में अमेरिका और इजराइल अलग थलग हो गए। ईरान की क्षमता का गलत आकलन करना, जो बात मैं आपको बता रहा था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि नेतृत्व खत्म होने से ईरान बिखर जाएगा, लेकिन ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और इससे अमेरिका भी चौंक गया। भरोसे की कमी, ईरान का कहना है कि जब भी बातचीत की मेज पर हम जाते हैं तब तब अमेरिका की तरफ से पीठ में छुरा घोंपा जाता है। इस धोखे की वजह से ईरान आंख मूंद कर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका की कूटनीति पूरी तरीके से फेल हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करें? उनके लिए यह सीजफायर नाक का सवाल बन चुका है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। लेटेस्ट सर्वे और रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव अमेरिका में करा दिए जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। उनका घमंड उनको ले डूबा है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका जंग लड़े। अमेरिका चाहता है कि कम से कम नाक और साख बचा ली जाए अभी की जो स्थिति है उससे निकलकर। सीजफायर की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जंग में किसको कितना नुकसान हो चुका है यह भी देखने समझने वाली बात है। दावा यह है कि ईरान में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 19,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी मारे गए हैं। नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। तेल डिपो और दक्षिणी पार्स गैस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। 190 से अधिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए हैं और 140 नौसैनिक जहाज क्षतिग्रस्त हुए हैं। इजराइल से जो जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, 3 सैनिकों की मौत हुई है, 5,000 से अधिक लोग घायल हैं। आवासीय इमारतों पर भी मिसाइल हमले हुए और इजरायली इकोनॉमी बुरी तरह करा रही है। हर हफ्ते लगभग $2.93 बिलियन का नुकसान है। अमेरिका को क्या नुकसान है? 17 अमेरिकी बेस नुकसान के अंदर है। $800 मिलियन की संपत्ति खत्म हो चुकी है।
13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका ने अभी तक कोई स्पष्ट डेटा नहीं दिया है। और जब जब अमेरिकी रक्षा सचिव से पूछा गया पीट हेग्सेथ से कि आंकड़े क्या हैं मारे गए सैनिकों के, मारे गए लोगों के, घायल हुए सैनिकों के, उन्होंने हर बार इस सवाल को टाला है। कहते हैं इस जंग में अमेरिका के 12 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए, सैटेलाइट टर्मिनल को उड़ा दिया गया। लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हैं। कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता 17% तक खत्म हो गई है। सालाना $20 बिलियन के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया 28 मार्च का इंतजार कर रही है। लेकिन इस 28 मार्च का इंतजार इजराइल को नहीं है। तो दो चीजें यहां से हो सकती हैं। पहली बात तो ये, तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है और ट्रंप को ये यूटर्न इतिहास में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा और अमेरिका के हार के तौर पर देखा जाएगा। बेशक आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कितना भी छाती चीर कर यह दिखा दे कि वो जंग जीत चुके हैं, लेकिन इतिहास इसे हार के तौर पर देखेगा और इजराइल नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर सीज फायर हो जाए, क्योंकि इसके बाद अगर किसी का नंबर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होगा। चलिए अब इस पर डिबेट ओपन करते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सैयद अली अदनान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल, कह रहे हैं 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो टाइम आ सकता है। इजराइल चाहता है कि नहीं होना चाहिए सीजफायर क्योंकि अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया या उन दोनों ने मिलकर कोई टारगेट अचीव नहीं किया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं, डेट रिवाइज कर दी गई है, वो मई में चले जाएंगे। इसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। ये जो हालात आप टोटल देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है आपको कि अमेरिका यहां से 9-2-11 होने की फिराक में और इजराइल की गर्दन फंसेगी इसके बाद? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इजराइल इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि अगर अमेरिका एग्जिट करता है तो सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को होगा। और इजराइल आप देखिए, जो जून 25 में युद्ध हुआ था उसमें भी वो महज 13 दिन चला था और इजराइल उसमें भी घुटने टेकने पे मजबूर हो गया था। अब इजराइल की भी हालत काफी खराब है। जिस तरह से ईरान ने अटैक किए हैं, मतलब करीब 80-82 वेव्स उन्होंने अटैक किए हैं, वो बताता है कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का वो मतलब डिड्यूड हो चुका है। उसके जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं या जो बाकी उसके जो एरियल डिलीवरी वेपन सिस्टम है ईरान के, वो किस तरह से कारगर हो रहे हैं। डिमोना जैसी न्यूक्लियर साइट पे इजराइल के पे हमला किया गया, जो इजराइल की छाती में एक वॉर है। तो ये इजराइल जानता है कि अगर इस बार ईरान को इसी हालत में छोड़ दिया तो ईरान रिटेलिएट करेगा एंड ईरान विल रिटेलिएट हार्ड। दूसरी चीज, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह से, क्योंकि उसके सारे जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव से आज की तारीख में वो सब विफल दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को न तो अपने देश में कोई सपोर्ट है, करीब 70% लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। पार्लियामेंट बजट सैंक्शन नहीं कर रही है, कैजुअलिटीज उसकी भी बढ़ती जा रही हैं। एक्सपेंडिचर 2 बिलियन से भी ज्यादा का डेली का हो रहा है, क्योंकि और यही ईरान चाहता है कि अमेरिका यहां कमिट रहे। चाइना भी यही चाहता है। हालांकि ट्रंप साहब जा रहे हैं चाइना में, लेकिन चाइना का भी काफी मतलब ईरान की पीठ के ऊपर हाथ है और रशिया भी ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस आकलन में गलत रहा, उसका जो एप्रिसिएशन था। क्योंकि देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है सबसे पहली चीज जो होती है मतलब एप्रिसिएशन में, वो होती है खबर दुश्मन की। और खबर दुश्मन की यहाँ अमेरिका ने जो आकलन किया है वो बिल्कुल गलत निकली। उन्होंने सोचा था कि साहब ये टॉप रिजीम, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे सियासी हो, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, अगर उसको खत्म कर देंगे तो ईरान मतलब इट विल प्लंज इनटू एनार्की और अमेरिका वहां जाके पट्टी करेगा और वहां अपना जो बता है उसको काबिज कर देगा। चीजें इसके बरखिलाफ हुई। तो ये सब बताता है कि किस तरह से अमेरिका के जो कैलकुलेशन से अमेरिका की जो साख थी वो खाड़ी के देशों में बिल्कुल मिट्टी में मिल गई। आज सऊदी अरेबिया अगर अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि साहब अमेरिका मतलब वो एक कहता है ना कि उठो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
क्योंकि अब अमेरिका नहीं आने वाला है, क्योंकि और अमेरिका का खौफ भी नहीं रहा है। और ईरान जिस तरह से कर रहा है, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि साहब खर्ग आइलैंड पे अमेरिका अटैक करेगा। खर्ग आइलैंड पे अगर वो अपने एयरबोर्न डिविजन्स को अपनी ब्रिगेड को पैरा ड्रॉप कराता है या मरीन ट्रुप्स को भेजता है, करीब 60 से 70% कैजुअलिटी होने की उम्मीद है अगर एयर ड्रॉप करता है। अगर मरीन कमांडोज आते हैं तो भी कैजुअलिटी काफी ऊंचे दर्जे की होंगी। और कैजुअलिटीज, ह्यूमन कैजुअलिटी स्पेशली अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए एक ऐसा मतलब उहापोह की सिचुएशन है कि न तो वो निगल सकता है ना उगल सकता है। क्योंकि देखिए लड़ाई शुरू करना तो बहुत आसान चीज होती है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं कि व्हेन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जब टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो गया था, अचीव हो गए थे, बिल्कुल भारत ने बिल्कुल एकदम युद्ध रोक दिया। क्योंकि भारत जानता था, क्योंकि कोई फायदा नहीं, मतलब पाकिस्तान जैसे सरफराज देश से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये था कि भाई उसके जितने भी दहशतगर्दी के मरकज थे उनके ऊपर इतनी स्ट्राइक की, इतनी प्रिसीशन स्ट्राइक की कि पूरे विश्व ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं का लोहा माना। तो वही चीज देखिए, आपके पास बढ़िया इक्विपमेंट हो, आपके पास सबसे बड़ी फौज हो, लेकिन तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं, मैन, मटेरियल और मोराल। और ईरान में आप देखिए लोगों में जिस तरह का जज्बा है, आप देखिए वहां जो युवा हैं वो खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हो गई हैं कि साहब हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो जो जुनून, जज्बा और जोश होता है उसका कोई सानी नहीं है, कोई इक्विपमेंट, कोई थाट। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहां से अमेरिका के निकलने में ही भलाई है, तो अमेरिका सीजफायर की तरफ जा सकता है। मैं अदनान साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ईरान सीजफायर की तरफ जाएगा? का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम तर पैनलिस्ट और आपको सलाम अर्ज है। ईरान सीजफायर की तरफ जाएगा या नहीं, ये बात बहुत बार कही जा चुकी है और फिर आज कही गई कि ईरान सीजफायर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। ईरान एंड ऑफ द वॉर चाहता है ताकि आइंदा अमेरिका के ख्याल में भी ईरान पर दोबारा हमला करने की सोच भी ना आने पाए। मैं आपको पूरे तरतीब से कुछ बातें बयान करना चाहूंगा 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर। आप देखें कि ट्रंप के बयानात की बौखलाहट, आज जो है ट्रंप ये बयान देते हैं कि हम जो है ईरान में जो हमारी नेगोशिएशन हो रही है उन नेगोशिएशन के बारे में ईरान खुलकर इसलिए नहीं कहना चाह रहा है क्योंकि वहां की आवाम उन्हें पीटेगी और मारेगी। तो सवाल ये है कि क्या ये अवाम जो है, जिसके लिए आप कह रहे थे कि अवाम वहाँ की IRGC के खिलाफ है, वहाँ की अवाम जो ईरान के खिलाफ है, वहाँ के निज़ाम के खिलाफ है, तो क्या ये अवाम जंग चाह रही है? यानी इसका मतलब कि अवाम जो है वो इस वक्त IRGC के साथ है। तो इस बात पर कि जिस तरह से बौखलाहट वाले बयानात मुस्तकिल तौर पर पिछले 28 दिन में ट्रंप साहब ने दिए हैं, तो इस पे बात करना लगता है कि कितनी बुरी हालत है। और दूसरी तरफ ये आप देखें कि कतर ने कल ये बयान दिया कि अभी फिलहाल हमारे वेस्टर्न मिलिट्री आर्किटेक्ट बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और आज का यह बयान है कि हमें ईरान और कतर को यहीं पर रहना है हमेशा, हम पड़ोसी मुल्क हैं, लिहाजा हम लोग मिलकर रहेंगे और कोई यहाँ से नहीं जा रहा है। तीसरी बात ये कि आपसी इख्तलाफ, आपने सुना होगा MI6 के फॉरेन हेड ने यह बयान दिया कि इस वक्त जो है जो बरतरी हासिल है वो ईरान को हासिल है। लिहाजा अमेरिका का नुकसान जो है मुस्तकिल तौर पर हो रहा है। हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो कल रात से लेकर अभी तक हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर तकरीबन 250 मिसाइल्स जो हैं वो मारी हैं और उसके बाद 21 टैंकर उनके अब तक उड़ाए जा चुके हैं। और जमीनी फौज को देखें तो जमीनी तौर पर भी हिजबुल्लाह अंदर चलती चली जा रही है। और उधर से अमेरिका का जो नुकसान है, आप देखिए कल F-18 गिराया, फिर आपने F-16 देखा, F-35 देखा, तकरीबन अब तक 150 ड्रोन्स जो है वो अमेरिका के गिराए जा चुके हैं। मुमकिन है कोई ये बात कहे कि अगर गिराए जा चुके हैं तो फिर बना सकते हैं। आप अगर गौर करें, आपको मैं रिपोर्ट्स भेज दूंगा कि इटली ने जो है ये अमेरिका से MQ-9 ड्रोन, सिर्फ 6 MQ-9 ड्रोन्स खरीदने के लिए अमेरिका को $738 मिलियन पेड किए थे। यानी इसका मतलब ये निकला कि एक ड्रोन जो है उनको पड़ा $120 मिलियन का। इसी तरह से उनका हेरमिस ड्रोन जो इसराइल का है उसको थाईलैंड ने खरीदने के लिए सिर्फ 7 अदद खरीदने के लिए उसको जो $120 मिलियन पेड किए।
तो वो जो एक हवा था ताकत का, मतलब वोट आप का, ये कह रहे हैं कि वो आप लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की मिसाइल और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी साख को भी मटिया मेट कर दिया ईरान ने। मेरा ये सवाल एक इससे अलहदा है। मेरा सवाल अदनान साहब ये है कि आप खाड़ी देशों को क्यों हिट कर रहे हैं? खाड़ी देशों को इसलिए हिट कर रहे हैं, ईरान ने साफ साफ ये बात कहा है कि इन खाड़ी देशों से, और पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर कर दीजिए, खाड़ी देशों को नहीं बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकन बेसेस और अमेरिकन इंटरेस्ट को ईरान हमला कर रहा है, ना कि हर चीज को। और अभी भी जितने भी हमले हो रहे हैं वो इन्हीं इस वक्त आपकी आप देखिए, अमेरिकी बेस को निशाना पर बना रहे हैं, चलिए वो बात समझ में आती है, लेकिन आप जब न्यूयॉर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हिट कर रहे हैं तो आप लोग तो, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि ईरान और बाकी मुल्क तो यहां हमेशा के लिए रहेंगे, तो क्या ये दुश्मनी परमानेंट नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर होनी होती तो कतर का ये बयान ना आता। आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त जो अमेरिकन बेसेस है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं, और इस वक्त 50,000 के सोल्जर्स अमेरिकन जो है वो ह्यूमन शील्ड बनाकर अभी जो है वो रिमोट ऑफ वर्क यानी दूर से जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी भी ये जो IRGC के स्पोक पर्सन उन्होंने साफ ये बात कही है कि अभी भी हम इनकी तलाश में जो 50,000 अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो जिन्होंने ह्यूमन शील्ड्स बना ली हैं इन अरब ममालिक के लोगों को, इनसे दूर हो जाएं, हम इन्हें ढूंढेंगे और इन्हें यहाँ से भगाएंगे। तो देखिए विवेक सर, यहाँ पर लड़ाई जो है वो अरब कंट्रीज और ईरान की नहीं है, बल्कि अरब कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन इंटरेस्ट जिससे ईरान को हमेशा खतरा था उससे है। और जब तक ये इस नहीं तो क्या ईरान के कहने पर अमेरिका अपने बेसिस थोड़ी खाली कर देगा? अदनान जी वापस लौटूंगा आपके पास, हिमांशी जी के पास जा रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि सीजफायर के कितने आसार आपको नजर आ रहे हैं अभी के सिनारियो में? नमस्कार, जय हिंद विवेक। जय हिंद मैम। सीज फायर सिर्फ एक कहानी है इस समय। देखिए जिस तरीके के हालात हैं उसमें हमें जो दिख रहा है वो पावर प्रोजेक्शन, ऑयल, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक टाइमिंग की बात है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास को देखें तो अमेरिका जहां जाता है वहां पर पहले 2-3 हफ्ते में वो बिल्कुल जंग जीत जाता है। उसने यही सेम चीज इराक में की थी, लेकिन इराक से निकलते निकलते वो पिछले हफ्ते में निकल पाया है। वो अफगानिस्तान में गया था, उसको अल्टीमेटली बहुत जगह हाथ पैर जोड़ने पड़े तब वो निकल पाया। सेम चीज उसने वियतनाम में भी की थी। तो अमेरिका अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेगा तो उसका वही हश्र यहाँ पे भी होगा। और इस समय जो ईरान है, ईरान ने इस समय युद्ध की तैयारी नहीं की है। ईरान वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर फ्रॉम 1979, क्योंकि अगर आप मगधे के टाइम से उनकी सत्ता में परिवर्तन करेंगे, और उस समय तो कोई डेथ टू अमेरिका के नारे नहीं लगा रहा था ना, ये तो बाद में लगने शुरू हुए हैं। और उसके बाद आपने वहां पर अपने शाह को बिठा दिया जो आपके पपेट थे। 79 में जब सारा सत्ता का खेल पलट गया तो आप वापस आ रहे हैं तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए। जब आप वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप एक विचारधारा से लड़ना चाह रहे हैं, देखिए खामेनेई जो थे एक विचारधारा थे, वो सिर्फ एक वहां के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, ही वाज अ सुप्रीम लीडर ऑफ रिलीजन आल्सो, नॉट जस्ट इन ईरान बल्कि बाकी सारी जगह में भी। और वही एक ऐसा सेंसिबल, जिसको मैं कहूंगी एक सेंसिबल बुजुर्ग थे जिन्होंने हर किसी को बांध के रखा हुआ था। इन्होंने अपनी गलती से वो एक जो कैप था उसको हटा दिया, और अब इस समय जो नए बच्चे हैं वहां पर जो भी लीडरशिप है, देखिए उनका गर्म खून है, क्योंकि खामेनेई साहब ने कभी वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने दिया। वही चाहते थे कि भाई आप शांति वार्ता में रहें। और जिस तरह का प्रपोजल ईरान की तरफ से आया था, तो ये देखिए ब्रिटिश जनरल्स ने और जो अमेरिकन जनरल्स, उन्होंने कहा है कि वी वर सरप्राइज कि ईरान इस तरह की बातों के लिए तैयार हो गया था। तो जब वो बातचीत की टेबल पर बैठे हुए हैं, आपके साथ में शांति वार्ता करना चाह रहे हैं, आप टेबल से हटते हैं और बॉम्ब मार देते हैं। अब आप किस मुंह से उनसे बात करेंगे कि आप आइए दोबारा से शांति वार्ता के लिए? और उससे भी बड़ी बात यह है, देखिए लड़ाई जो मैदान में हो रही है, मिलिट्री पावर के साथ में हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी भुगत रही है। सिर्फ तेल की बात नहीं है, द एंटायर सप्लाई चेन ऑफ लॉजिस्टिक इज ब्लॉक। तो जब आप लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक्स जहां पर डिस्ट्रॉय होती है, पूरा विश्व मंदी में जाने के चांसेस हैं। और इसीलिए ट्रंप को बार बार लोग सलाह दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से भी हो बाहर निकल के आइए। अब वो 15 मांगे उन्होंने रखी हैं, ईरान ने अपनी 5 मांगे दोबारा से उनको वापस भेज दी हैं।
तो ऐसा नहीं है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, लेकिन अब जो सीज फायर होगा या पूरी तरह से वार खत्म होगा तो वो ईरान की शर्तों पे होगा, क्योंकि ईरान उतनी वीक कंडीशन में नहीं है जितना ट्रंप उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसमें बुरा हाल इसराइल का हुआ है। पहले 6% इसराइल तो 12 दिन के युद्ध में खत्म हो गया था, और अब जिस तरह से उन्होंने सेंसरशिप की हुई है, जिस तरह से वो दिखा ही नहीं रहे कि इसराइल में चल क्या हो क्या रहा, रहा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ईरान ने उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिसको वो दिखाना नहीं चाह रहे। और अमेरिका की तरफ से भी अगर आप उनके जो मिनिस्टर ऑफ वॉर है उनसे भी पूछते हैं, तो वो इस सारे जो क्वेश्चन है उनका जवाब नहीं देते कि कितने बॉडी बैग्स वापस गए। हाँ। तो ऐसा जो देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिकली अमेरिका को बहुत भारी पड़ रहा है, फाइनेंशियली बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ। जो पूरा विश्व है इस समय अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा है। देखिए वो कह रहे थे आइए हॉर्मुज खुलवाइए, कोई आया? कोई नहीं आया। अब उनको खुद अपनी रक्षा के लिए जापान से और बाकी जगह से सिस्टम्स निकाल के लाने पड़ रहे हैं। तो अमेरिका अगर इतना ही स्ट्रांग इस समय होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और इस समय चाइना इज टेकिंग नोट कि भाई अमेरिका कितना ज्यादा एक्सपोज हुआ है। पुतिन इज टेकिंग नोट कि इनकी कमियां कहां कहां हैं। हर एक चीज को वॉर में स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। और ये तो जो इस समय हालात हैं, ये अमेरिका ने एक्चुअली अपने आप को, अपनी कमियों को एक्सपोज कर सबके दिया है। सामने एक्सपोज किया गया है। और ईरान की जो स्ट्रेंथ है वो पता चल गई है कि जो जज्बा होता है लड़ने का, वो एमिनेशन से ज्यादा बड़ा होता है। और स्ट्रेटेजी से अगर आप लड़ते स्ट्रैटेजी, हैं तो प्लानिंग कोई भी सुपर और पावर हो, आप कूटनीति भी। उसको धूल चटा सकते ईरान हैं। एक जी। बेहतरीन कूटनीति का प्रदर्शन भी किया, ये बात भी कहनी होगी। लेकिन क्या सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं सीज फायर के? अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप सर्कमस्टांसेस? देखें, ये जितने भी जंग मशरक़ वस्ता में हुए हैं वो ज़्यादातर इजराइल ने कराए हैं और अमेरिका जो है उसके कहने पे गया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि पहले भी जो अमेरिका में 9/11 हुआ था, सितंबर, आपको याद होगा, उसमें जो ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी थी उसमें यही एक इजराइल का था कि इजराइल को अमेरिका अनकंडीशनल ब्लाइंड सपोर्ट करता है। और फिर इसके साथ साथ जो उसके वहाँ लोकल हवारी हैं, जैसे सऊदीया हो गया और ये जो दूसरे जो ममालिक का आप नाम ले रहे हैं, देखें, मुझे सिर्फ आपको सऊदीया वाले जो हैं मैं उनका आपको एग्जांपल देता हूँ। सऊदीया में पहले जो थे कोई शायद 400-500 या 1500 जितने भी थे, सऊदी फैमिली रॉयल्टी उनकी बात चलती थी। अब जब से ये आए हैं ये मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने उसको बिल्कुल ही नैरो कर दिया है। इन्होंने अपने अंकल, चाचा, अपने कजिन, अपने रिश्तेदार सबको जेल में डाला हुआ है। आपको इल्म है, जो इनसे पहले जो क्राउन प्रिंस था वो अब जेल में बैठे हुए हैं, उनके चाचा जेल में हैं, सारे रिश्तेदार, इसने पता नहीं कितने इसका कोई बेस नहीं है। इसको, ये तो अजीब सी बात है कि इसको कहते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया को नहीं बाबा, ये सारे के सारे अमेरिकन जो हैं पपेट हैं, बिल्कुल अमेरिका के कहने पे चलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए, अब अबू धाबी और दुबई है, यहाँ पर कितने सारे इंडियन एक्सपेट काम कर रहे हैं ना जी। अब अबू धाबी के जो शेख हैं उनका थोड़ा सा रवैया अलग है, और दुबई के शेख जो हैं उनका, शेख का मतलब जो वहाँ के रूलर ट्राइबल लीडर जो वहाँ के असल में हुकूमत में आ गए, तो वो नहीं चाहते हैं कि भाई ईरान के साथ ज्यादा ये मामला दूर पकड़े। जबकि अबू धाबी के शेखों की तरफ से ये आया कि नहीं जनाब, हम लड़ेंगे। और ट्रंप ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत बहादुर है, ये लड़ना चाहते हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि सऊदीया भी लड़ना चाहता है। भाई सऊदीया क्या लड़ना चाहता है? वो आपका पपेट है, मोहम्मद बिन सलमान, वो लड़ना चाह रहा है। इन्होंने देखे बहुत सारी ज्यादतियां की है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे देखें ये इस किस्म के जो मजहबी हुकूमतें होती है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि सऊदीया ने अपने, उनके पास भी शिया पॉपुलेशन है ईस्टर्न प्रोविंस में, वहां पर जो उनके बहुत बड़े नामवर आयतुल्ला थे शेख निमर, उनको उन्होंने 10 साल पहले फांसी पे चढ़ाया। वो बहुत बड़े उनके आलिम दीन थे, शियाओं के बहुत बड़े रिस्पेक्टेड आदमी थे,
आप सऊदी जो है, ये जो इस वक्त जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये जैसे हमारे पास आसिम मुनीर है। देखिए, आसिम मुनीर का कोई पावर बेस नहीं है, वो बिल्कुल ही महदूद है। वो आपको इल्म है कि वहां पर जो पाकिस्तान में जो असल में आदमी है, बंदा है, जिसको के पॉपुलर सपोर्ट है, उस बेचारे को जेल में डाला हुआ है। उसने थोड़ी सी अमेरिका को आंख दिखाई तो उसका जो राइट आंख है वो उन्होंने निकाल दिया। आज मजे के खेज बात ये नजर आई कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ट्रंप साहब का मजाक उड़ाया ट्विटर के ऊपर कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपकी इस जंग से पहले खुली हुई थी, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि हम जंग कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। जो और यहाँ पर अमेरिका में भी जो कंजर्वेटिव लॉबी जो है अमेरिका में, जो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए ट्रंप से। जो इनके पॉपुलर बहुत सारे कंजर्वेटिव फिगर्स हैं जिन्होंने के ट्रंप की भरपूर सपोर्ट किया था, वो लोग इनसे नाराज हैं ट्रंप से। ये जैसे कि अपने टकर कार्लसन हो गए जी। अभी जो इनका जो काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे, वो जो कैंट नौजवान आदमी 45 साला, वो CIA में भी रहे, फौज में भी रहे, बहुत हाईली डेकोरेटेड हैं। उनकी बीवी जो है वो सीरिया में मारी गई, और वो ये कहते हैं कि भाई ये हम जो इजराइल के कहने पे हम सारा काम करते हैं। मेरी बीवी की जो सुसाइड बम्बर ने उसको बीवी को मारा, शैनन को, तो कहा कि ये इजराइल के वजह से मेरी बीवी मारी गई। अब ट्रंप जो है, देखें ट्रंप जो है उसके जो बातें हैं, उसके जो तरीके हैं, वो कोई स्टेट्समैन जैसा नहीं है ना भाई। आपने देखा होगा कि वो किस किस्म से घटिया किस्म से बातें करता है। इसके बेचारे के बीवी मारी गई तो उन्होंने 4 साल बाद शादी किया, तो उसके ऊपर वो मजाक उड़ा रहे थे ट्रंप साहब। ये कोई जेब देता है किसी सदर को कि वो मजाक उड़ाए कि इन्होंने तो बहुत जल्दी शादी कर ली, 4 साल में शादी कर ली, और खुद ने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे काम किए इन मौसूफ ने। इनमें अमेरिका के लिए ये बहुत खराब वक्त है। मैं एक अर्ज करता हूं यहाँ पर, देखिए अब ये जो पाकिस्तानी जो कासालेस है अमेरिका के, वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को फेस सेविंग कराएं। अगर किसी पीस की बात होनी चाहिए वो दिल्ली में होनी चाहिए। इस्लामाबाद तो खुद टेरर का घर है, वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, बलोचों के ऊपर, अफगानों के ऊपर वो बमबारी कर रहा है। वो कौन से पीस लाएगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान की हुकूमत जो है, ये पंजाबी ये जो जिहादी हैं इनके बातों में ना आए, सबसे पहले यही छोड़ा उनके पीठ में छोरा घूमेंगे। बिल्कुल। और नहीं, पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल हुआ है ईरान को बैकस्टॉप करने में, और ईरान के अंदर आतंकवाद बढ़ाने में भी पाकिस्तान का खतरा, पाकिस्तानी गुटों का खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी सीमा ईरान के साथ लगती है और ईरान ये बात अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि ईरान ने पाकिस्तानी जहाजों को भी वहां से गुजरने की अनुमति दी है। खैर, दूसरा विषय थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा, लेकिन यहां से इसके बाद क्या, अगर सीज फायर होता है देन नेक्स्ट क्या होगा ब्रिगेडियर साहब? देखिए, सीज फायर अगर होता है तो वो ईरान की शर्तों पे होगा, क्योंकि जो शर्तें ईरान ने रखी हैं कि साहब, पहली बात तो ये एश्योरेंस हो कि अमेरिका कभी इन पे हमला नहीं करेगा। दूसरा, उसको जो मुआवजा दिया जाए जितना भी डैमेज ईरान में हुआ है। और चौथी बात है कि भाई उसके जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है उस पर कोई प्रतिबंधन नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या समीकरण बनेंगे अमेरिका के निकल जाने के बाद? क्या अमेरिका अपने बेसिस खाली करेगा? नहीं, देखिए, अमेरिका अपनी फेस वैल्यू के लिए सारे बेसिस को अनवाइंड नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका की जो साख थी उस पर जरूर बट्टा लगा है। आज देखिए, सऊदी अरेबिया इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपनी डिफेंस के ऊपर, यूएई और ये सब देश अब ये जान चुके हैं कि साहब अमेरिका की जो अमेरिका किसी काम आने वाला नहीं है, तो वो अपनी जो सेल्फ डिफेंस है उसके ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। वो एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग बनाएंगे जिससे कि वो आपस में जो जो भी मुल्क हैं या जो हमसाया मुल्क हैं उनके अंदर एक समन्वय हो, एक कोऑर्डिनेशन हो। और जो बाहरी, देखिए आज जितनी भी खाड़ी में प्रॉब्लम है,
क्योंकि देखिए अमेरिका ने सारा तेल जो खाड़ी का था वो काबू कर लिया, ईरान उसके काबू आया नहीं, तो इसीलिए सब ये हो रहा है। और आप ये देखिए मतलब वो कहते हैं ना कि चेंज ऑफ रिजीम तो बहाना है, असली तो ये है कि भाई तेल निकालना है उसका काम है। वो ये चाह रहा है कि साहब ईरान अमेरिका की जो लाइन है वो टो करना शुरू करे। तो इससे साथ जो नए जियो स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव्स जो खाड़ी में देखे जाएंगे, उसमें वो होगा अमेरिका रहित खाड़ी के जो गठबंधन होंगे। क्योंकि आप देखिए कतार एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने जितने भी वहां युद्ध हुए हैं उसमें अपनी एक प्रेजेंस दर्ज की है। तो जब वो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, तो इस तरह के मुल्कों के क्या फायदा कि जो आपको सारे जो आपके संसाधन हैं उनको निचोड़ के ले जाए, और जिस दिन आपको जरूरत पड़े, आप ये देखिए मतलब आफ्टर सीजफायर द राइज ऑफ ईरान हम देख सकते हैं। बिल्कुल राइज ऑफ ईरान हो सकता है, और ईरान ने बिल्कुल साफ और वाजे किया है कि वो केवल और केवल अमेरिका के जो बेसिस हैं या असेट्स हैं या उसकी कंपनियां हैं, वहीं वो हमला कर रहा है। उसे कोई अदावत नहीं है बाकी के देशों से। अगर ऐसा करना होता तो ईरान कब का इनके जो ऑयल असेट्स हैं या और जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकता था। लेकिन ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश अपनी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा, तो अमेरिकन बेसिस पे ईरान हमला करेगा, क्योंकि ईरान की पहुंच अमेरिका तक नहीं है। इसीलिए उसने कहा था कि भाई जितने भी आसपास के बेसिस हैं वहां ईरान अटैक करेगा, और ईरान ने किया। इजराइल देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इजराइल को खतरा ये लग रहा है, नेतन्याहू साहब के खिलाफ वहां काफी करप्शन चार्जेस हैं। तो नेतन्याहू साहब तो ये चाहेंगे कि साहब ये जो कंफ्यूजन है या जो वॉर जिंगोइज्म ये लड़ाई चलती रहे। बिल्कुल, हाँ। तो हर एक आदमी के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। तो अभी ट्रम्प साहब एप्स्टीन फाइल, मतलब वो जिस तरह से वो मतलब मैं तो कह रहा हूं चेंज ऑफ रिजीम अमेरिका में होनी चाहिए, ईरान में नहीं। जी, बिल्कुल सही बात। मैं रिजी साहब को इस पर रिएक्शन चाहूंगा। अदनान जी का। जी अदनान जी, जी आफ्टर सीज फायर क्या मतलब, अगर सीज फायर मान लीजिए अमेरिका कर देता है, यहां से निकल जाता है, तो क्या इस रीजन में पीस एंड हार्मनी सुनिश्चित कर पाएगा ईरान, या फिर ये लड़ाई चलती रहेगी इधर इजराइल के साथ और उधर मिडिल ईस्ट देशों के साथ? अहम तरीन बात यहाँ से ये बस कहना चाहेंगे कि इस रीजन में अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है तो वो है अमेरिका का वजूद। यानी पीस इसीलिए नहीं चूंकि अमेरिका यहाँ पर है। जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो खुद ब खुद पीस हो जाएगी, और इसीलिए ईरान इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि अगर पहली जो उनकी शर्त है, जो दो बात अहम तरीन है, वो ये है कि ईरान दुनिया इस बात का इंश्योर करे कि अब दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। और उसके लिए जरूरी ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपना वजूद पाक करे और वहां से निकल जाए। और दूसरी बात ये कि जो रेसिस्टेंस ऑफ एक्सेस जो रेसिस्टेंस का है, खासकर हिजबुल्ला और ये हूती वगैरह, ये अंसारुल्लाह, इनको जो है इन पर सैंक्शंस, इन पर जो हमले हो रहे हैं उसे बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए। तो अब क्या होगा, एंड ऑफ द वॉर के बाद ये जितने भी हिजबुल्ला के संगठन है, ये तमाम तर जो यहाँ पर मौजूद हैं, इराक में हशद-उश-शाबी है, ये तमाम तर अपनी जमीन को लड़ने वाले हीरो करार पाएंगे, और इन्हें इस तरह देखा जाएगा कि इन्होंने अपनी जमीन की लड़ाई लड़ी और आज इनकी जमीन अमेरिका के वजूद से पाक हो चुकी है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान फिर यहाँ बाकी देशों को दबाने लगेगा, परेशान करने लगेगा? क्योंकि ईरान पर प्रॉक्सी गुट चलाने के एलिगेशन पहले भी लगते रहे हैं, और ट्रिपल एच, हमास, हूती, हिजबुल्ला को फंड करने के और ट्रेनिंग देने के एलिगेशन लगे हैं, और उनके ऊपर आतंकवादी संगठनों को चलाने के एलिगेशन लगे। तो ऐसा तो नहीं कहीं फिर इस रीजन में बहुत ज्यादा उत्पात मच जाए? ईरान ने अभी तक इन बातों का इनकार नहीं किया कि वो इनके प्रॉक्सीज या मसलन इनके अपने नहीं हैं इनके अपने। लेकिन ये सब किसके लिए हैं? अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हैं। कभी आप एक मिसाल दीजिए कि इन लोगों ने कभी रीजन में रहने वाले इन खित्तों के मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाया हो? बल्कि ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से जब इसराइल बेरूत में आकर बैठ गया तो हिजबुल्ला बनी और बेरूत से इन्हें बाहर निकाला। गोया कि ये लोग हैं कि जो इसी मुल्क की जमीन को महफूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी पर रिएक्शन चाहूंगा हिमांशी जी का। ये बहुत गंभीर क्वेश्चन है जो मैंने उनसे पूछा, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इस बात की गारंटी ईरान देगा। देखिए, बहुत एक साफ सी चीज है कि अमेरिका जहां जाता है वहां उत्पात होता है, और ये चीज नेल्सन मंडेला ने बहुत समय पहले कही थी कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका वहां से वापस आया है। अब देखिए, अमेरिका की जो शर्तें हैं वो अलग है, लेकिन ईरान इस समय जिस चीज पे नहीं मानेगा, एक
जो इसका प्रॉक्सी है वो खत्म करने के लिए। और एक और बड़ी एक चौंकाने वाली बात यह है कि जब लेबनान में लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं तो वहां के क्रिश्चियंस भी अब जो है हिजबुल्लाह के साथ आके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज समझ में आ गई है कि असली दुश्मन उनका हिजबुल्लाह नहीं है, असली दुश्मन उनका इजराइल है। और यही पहले ये जो ड्रूज कम्युनिटी और ये सब करके उसने बीच में भी सीरिया पे भी हमला किया था, तो लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि जो उसका ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो बहुत लोगों के लिए नुकसानदायक है, जिसमें बाकी जो न सिर्फ शिया कंट्री जो ईरान है बल्कि जो सुन्नी कंट्रीज है उनको भी ये चीज समझ में आ गई है। ईरान को हम अगर एक मिनट के लिए अलग भी कर दे, तो अगर ऑस्लो अकॉर्ड की भी हम बात करते हैं, तो जब टू नेशनल थ्योरी आई थी तो क्या इजराइल ने उसको कभी रिस्पेक्ट दिया? उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो ईरान का जो मसला है वो अगर खत्म भी हो जाता है तो इजराइल का मसला ये रहेगा, और इसकी वजह से इस पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इजराइल इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट जो उसका एक मेंटालिटी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। देखिए अभी अमेरिका ने उसको कुछ कंट्रोल में किया हुआ है, और इसीलिए जो दुबई में उसका काफी इन्वेस्टमेंट है, और दुबई का इन्वेस्टमेंट काफी सारा इजराइल में भी है, जो हम सबको पता है। लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा जो एक साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं और जो आपकी एक विचारधारा होती है, मतलब उसके अस्तित्व की, इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मानता है बेसिकली जी, और इसी वजह से ये फाइट है। मैं अमर साहब का रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से सर। क्या अमेरिका के चले जाने के बाद ये इलाका पीसफुल हो जाएगा? क्या ईरान इस बात की गारंटी देगा कि इलाका हमेशा के लिए पीसफुल रहेगा? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त जो नेतन्याहू ने किया है और पहले जो इन्होंने अटैक्स किए हैं मुसलमान ममालिक पर, इंतहाई गलत किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं। देखिए, दूसरी जानिब, लेकिन अहमद साहब बाकी मुल्क भी तो ऐसा नहीं है दूध के धुले हुए हैं। जी, मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूं, जब से इजराइल अस्तित्व में आए तब से उस पर हमले हुए हैं। जी, मुझे बोलने तो दे जी। हुआ ये कि बाकी जो लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनमें भी एक बड़ी खामी है। इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये बातें करते हैं, यहूद और हुनूद के साथ जंग, यहूद और हुनूद के साथ जंग। ये क्या बकवास लगाया हुआ है? इन चीजों को भी चेंज होना चाहिए। इजराइल की सहूनियत को तो हम कंडेम करेंगे, लेकिन इस माइंडसेट को भी चेंज होना चाहिए। बहुत हो चुका है ये। यहूदी और मुसलमानों में इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक जैसे लोग हैं ये। क्यों लड़ रहे हैं इस किस्म से? कोई समझ नहीं आता है जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही शायद इस रीजन के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया आज की तारीख में देख रही है कि मिडिल ईस्ट में पीस एंड हार्मनी कैसे आएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा वर्ल्ड सफर करेगा, और पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। पूरी दुनिया इस बात से पीड़ित है, इस चीज से परेशान है कि आज मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, और अगर ये जंग बढ़ी तो दुनिया के किसी भी देश के लिए हित में नहीं होगा, चाहे वो वेस्ट हो, फिर चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कीमती डिबेट में आप लोगों का शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि यहाँ से सीज फायर की एक विंडो खुलनी चाहिए और पूरी दुनिया इसी के साथ चैन की सांस। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।